Blessings to all my dear children. I hope all of my children will be in good status of health and good rhythm of life. Today we are going to discuss about the male reproductive system. आपने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में आपने देखा था जो भी मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स थे वो आपने वन बाय वन देखा था, उसको हमें रिकैप करने की दरकार नहीं है। ओके, अच्छा, लास्ट में बेटे आपने एक टर्म देखा था जस्टेशन पीरियड या जस्टेशनल पीरियड। आपने कहा था कि फीटस के डेवलपमेंट का वो पीरियड कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्सेप्शन, जिस दिन प्रेगनेंसी हुई, कॉन्सेप्शन हुआ, और कब तक, टिल द टाइम ऑफ बर्थ यानी पार्चुरेशन, है ना। इसको आपने कहा था जस्टेशनल पीरियड, यानी जिस दिन प्रेगनेंसी हुई और जिस दिन चाइल्ड बर्थ हुआ, तो इस पीरियड के, इस ड्यूरेशन को हम जस्टेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो जस्टेशनल एज होते, जस्टेशनल पीरियड होता है बेटे, ये ह्यूमन के केस में 270 डेज़ का होता है या 9 मंथ्स का होता है, या अगर अप्रॉक्सीमेटली कहें तो ये एग्जैक्ट 266 डेज़ का होता है। वैसे डिफरेंट बुक में आपको 270 डेज़ मिल जाएगा या 9 मंथ्स मिल जाएगा, लेकिन इसका अगर आप जो परसेंटेज देखा गया है ह्यूमन में वो 266 डेज को देखा गया है। इस पीरियड को आपने क्या बोला, जस्टेशनल पीरियड या जस्टेशनल पीरियड, एक ही बात है ना। अच्छा, इसको 3 भाग में बांटा गया है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। अब चूंकि 9 मंथ्स है तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स और थर्ड 3 मंथ्स, तो 9 मंथ हो गए। जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं बेटे, इनको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। सेकेंड 3 मंथ्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है और इसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है यानी प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी, जैसे कि यहाँ पे नाउजिया शुरू हो जाता है, नाउजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। लेकिन वॉमिटिंग का आपको जो मैंने मेडिकल टर्म बताया था वो क्या बताया था, इमेसिस, है ना, इमेसिस, और वॉमिटिंग हो गया। कई फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम वॉमिटिंग होने लग जाता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये वॉमिटिंग होता क्यों है, तो देखिए उस समय हार्मोन्स के बहुत चेंजेस होते हैं और तब उसको डायग्नोज जो किया जाता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि जो डायग्नोज किया जाता है तब अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा बहुत ज़्यादा, तो उसको डायग्नोज किया जाता है हाइपर मतलब एक्सेसिव, इमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्राविडारम है ना। जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे और अगर आपका जो स्पेशलिटी हुआ वो ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, आगे बताऊंगा ये क्या होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे तब। ओके, तो ग्रेविडा मतलब होता है प्रेगनेंसी। जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे और आपको अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन का रिपोर्ट बनाना होगा, ट्रीट करना होगा, तो आपके रिपोर्ट में लिखना होगा ग्रेविडा कितना, यानी कितने बार प्रेग्नेंट हुई, पारा कितना मतलब कितने बार बच्चे को जन्म दी, तो ये रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम
कहा जाता है। तो फिर इसको एंटी इमेटिक दे करके ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जेस्टेशन पीरियड को कितने भाग में बांटा बाबू मेरा? 3 भाग में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि यहाँ तक सब कुछ फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का 3 सेशन चलेगा क्योंकि डायग्राम बहुत डीपली देखेंगे हम, बहुत डीपली, क्योंकि डायग्राम पे अगर आपकी पकड़ हो गई ना तो फिर इस चैप्टर को आप चुटकी में सुलझा देंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इसको खत्म करके हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है? तो वो टेस्टिस है, वो टेस्टिस है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर टेस्टिस तो TESTIS लिखा जाता है, आप तो ES लिख दिए हैं, गलत लिख दिए हैं आप। नहीं मेरे बाबू, चूंकि एक पेयर होता है तो प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल को यूं ही लिखते हैं। ओके, अच्छा। और जो टेस्टिस का लैटिन टर्म होता है वो होता है ऑर्किड। ये प्लांट मत समझिएगा ऑर्किड है ये। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भूल जाइए कुछ दिन के लिए, जब तक आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, है ना। टेस्टिस का जो लैटिन टर्म होता है उसको ऑर्किड बोलते हैं। कैसे? आपको मैंने सारे प्रीफिक्स सफिक्स दिए थे। आई को ऑप्थैल्म बोलते हैं, हार्ट को कार्डियक, लंग्स को पल्मो, ईयर्स को बता दिया, ईयर्स को ऑटो, नोज को राइनो, सब बताया था आपको मैंने। 150 प्रीफिक्स सफिक्स दिए थे मैंने आपको, आप याद करें। तो टेस्टिस का जो प्रीफिक्स होगा बेटे वो क्या होगा? ऑर्किड। प्लांट नहीं है ये। ओके, अच्छा। अब बात करते हैं टेस्टिस की। और बेटे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हमारा, इसी को तो हम गोनैड बोलते हैं, है ना। मेल के केस में टेस्टिस गोनैड और फीमेल के केस में ओवरी गोनैड। नहीं, अच्छा। अब टेस्टिस की बात करते हैं। ये टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है और सब कुछ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि सारे नोट्स में लिखे होंगे। ओके, और जो टेस्टिस होते हैं बेटे, यह एक छोटा पेयर्ड एक जोड़ा होता है। ओवल होता है, अंडाकार। अभी दिखाएंगे स्ट्रक्चर हम आपको। ओवल लाइट पिंक स्ट्रक्चर होता है ना, लाइट पिंक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो विड्थ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो वेट होता है वो 20 to 25 ग्राम होता है। अच्छा, कहाँ रहता है ये? तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक झोला लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं या तो स्क्रोटम। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले? स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, या स्क्रोटल सैक। ओके, अच्छा। अब ये स्क्रोटल सैक कहाँ होता है? तो दिस इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। यानी हमारा जो स्क्रोटम में जो टेस्टिस है, यानी ये स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में। आपको मैंने बॉडी को बांट के दिखाया था नहीं? आपको अगर पूछेगा कि आपके शरीर में कितने क्वाड्रंट, तो 4 क्वाड्रंट आपको बताया था मैंने नहीं? लेफ्ट लोअर क्वाड्रंट, लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रंट, आपको ऐसे करके काट के बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल क्या है बेटी?
फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स हैं, फिर यहाँ से नेवल तक एब्डोमिनल कैविटी, और नेवल से लेकर के एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाहर से दिखता हो उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो नेवल से लेके एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक कहलाता है पेल्विक कैविटी। तो टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में। और टेस्टिस किस स्ट्रक्चर में रहता है? स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में होता है ना। तो अच्छा भाई, ये जो टेस्टिस है इसके मेनली कितने वर्क होते हैं? तो देखिए ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो पहला काम तो मेल गैमीट बनाएगा। ये तो दो काम हो गए इनके बाबू साहेब के। पहला तो मेल गैमीट बनाएगा, है ना, जिसको आप स्पर्म कहते हैं। दूसरा, ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। और कितने टाइप के हार्मोन वो आगे बताएंगे जब हम लोग इनके हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल में चलेंगे, है ना। तो ये टेस्टिस का मेन दो फंक्शन है, क्या क्या? मेल गैमीट बनाना और हार्मोन सिक्रीट करना। हार्मोन का फंक्शन सब आगे बताएंगे आपको। ओके, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटे, वो क्या? जो टेस्टिस होता है यानी स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखें कि मेल के केस में एक ही ऑर्गन है जो शरीर से बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर है, और वो है स्क्रोटम यानी टेस्टिस। वो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म बनने के लिए हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है 36.8 डिग्री, उससे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है ना। अब आप पूछेंगे सर क्यों? अरे भाई, तुमको पढ़ने के लिए शांत माहौल क्यों चाहिए? इसीलिए उनको जो है स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री, किससे 2 से 2.5 डिग्री? राजस्थान के मरुस्थल से नहीं, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है कितना है 36.8 या 37, उससे 2 या 2.5 डिग्री कम का टेम्परेचर कहाँ होता है? स्क्रोटम में होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर इतना नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी मेल गैमीट नहीं बनेगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो टेम्परेचर है ये कैसे मेंटेन रहता है? तो वो हम आपको अभी आगे बताते हैं जब हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। ओके, तो मैं क्या बोला? अच्छा, एक चीज मैं और लिख दूं, क्या? इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, है ना। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी इसको क्या चाहिए? तो 2 से लेकर के 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस चाहिए, है ना, लेस चाहिए। और ये कैसे कंट्रोल होता है, कैसे मेंटेन होता है, वो आपको जब हम अभी स्ट्रक्चर बताते हैं फिर बताएंगे आपको। ये था बेटे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो मेल गैमीट यानी स्पर्म तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई उनको ढो के ले जाएगा, कोई उनको न्यूट्रिशन देगा, कोई उनको जो है बाहर निकालेगा, यानी हेल्प करेगा, है ना। तो देखिए, हेल्पिंग ऑर्गन कौन है, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। अब देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म बनने के बाद 18 से 24 घंटे तक स्टोर होते हैं और वहां पे फंक्शनल कैपेसिटी को गेन करता है ये, है ना, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी गेन करता है ये यहाँ पे आकर के। इसके स्ट्रक्चर भी आगे बताएंगे आपको।
उसके बाद सेमाइनल वैसिकल, है ना, उसके बाद सेमाइनल वैसिकल, है ना, इसमें भी स्टोर होता है सेमाइनल वैसिकल में। और अब देखिए ना, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है तो एपिडिडाइमिस भी 2 होगा, सेमाइनल वैसिकल भी 2 होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद और भी आ जाएंगे, यूरेथ्रा आ जाएंगे, जो है इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएंगे। मेन यही 2 हैं। वास डेफरेंस आ जाएंगे। अच्छा, ये तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब देखिए बेटे, डक्ट कौन कौन से, इसमें डक्ट पहला है वास डेफरेंस, जो स्पर्म को टेस्टिस से लेकर के इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाएगा। और एक और होता है डक्ट इसमें, जिसको हम कहते हैं वासा इफरेंसिया। सब दिखाएंगे आगे आपको, बस हम केवल लिस्ट आउट कर रहे हैं। और दूसरा यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरो मतलब यूरिन, और जेनेटेलिया मतलब जो गैमीट को गैमीट लेके जाएगा, यानी ऐसा डक्ट जिससे यूरिन भी आएगा और मेल गैमेट यानी स्पर्म भी आएगा, उसको यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। ये तो डक्ट की बात हो गई। अब देखिए ग्लैंड कौन है, एक्सेसरी ग्लैंड। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन है? तो सबसे पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, वो दिखाएंगे हम आपको। और दूसरा होता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, है ना। तो ये हमने लिस्ट आउट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे बेटे स्ट्रक्चर। इसमें और भी हैं, आप और भी इसमें ऑर्गन में आप कर सकते हो, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा। यूरेथ्रा होगा, है ना, उसके पहले इजैकुलेटरी डक्ट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, पीनिस होगा जिसके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बताएंगे आगे, सब कुछ बताएंगे, है ना। तो आइए बेटे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। उसमें टेस्टिस कहाँ होता है, उसमें सब कुछ दिखाएंगे। पहले आपको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ओके। तब नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2 सेक्शन करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। तो आइए अभी चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। खूब अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं है ना, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। और आपको मेनली डायग्राम पे ही तो यहाँ फोकस करना है। डायग्राम समझ गए, बस ये चैप्टर समझ गए। बाकी डिटेल्स तो हम आपके नोट्स में लिखे हैं अच्छे से, है ना। अब देखिए, ये पाउच है यानी स्क्रोटल सैक है, या आप इसको स्क्रोटम कहिए, यानी वो पाउच जिसमें टेस्टिस रहते हैं, लोकेटेड होते हैं। और ये जो स्क्रोटम है बेटे, ये कहाँ से जुड़ा रहता है? एब्डोमिनल कैविटी से। और एब्डोमिनल कैविटी से किस चीज़ से जुड़ा, किस केनाल के द्वारा जुड़ा होता है? इंग्विनल केनाल, है ना। यानी ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है और एब्डोमिनल कैविटी, तो जिससे ये जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं, ये देखिए अभी बताता हूँ सब कुछ।
ऐसे करके, है ना, लाइक दिस। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, इसी को तो हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, इसी को हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। अच्छा, नाउ अब इसमें हम लोग रखते हैं स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर, ये एक टेस्टिस और ये दूसरा टेस्टिस, ओवल है ना। 20 to 25 ग्राम जो है इनका वेट होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है। अच्छा, इसमें बेटे 3 लेयर होते हैं, इसमें 3 लेयर होते हैं। वैसे जब सेक्शन काट के देखेंगे तो और क्लियरली विजिबल होगा, यहां पे हम आपको दिखाते हैं वो 3 लेयर। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है बेटे, उसको बोलते हैं टूनिका वेजिनालिस। टूनिक मतलब मेम्ब्रेन, जो मैंने ग्रीन में बनाया ये टूनिका वेजिनालिस है, और जो मैंने रेड में बनाया ये टूनिका एल्बुजिनिया है, और ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये टूनिका वैस्कुलोसा है। तो 3 लेयर होते हैं इसमें, है ना। मैं डिफरेंट कलर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, देख पाओ, है ना। मैं एक में बनाता हूं। अच्छा, एपिडिडाइमिस यहां पे होता है, वो आपको मैं जब सेक्शन दिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। ओके, अच्छा, ये टेस्टिस हो गए। अच्छा, यहां जो टेस्टिस स्क्रोटल वॉल से जुड़ा होता है या एक फाइब्रो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है, स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। फाइब्रो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है और इसका नाम है गुबरनैकुलम, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेबलिंग करते हैं और फिर एक एक करके सब कुछ बताएंगे आपको। एकदम फोकस कीजिएगा, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी तो हमने कहीं देखा नहीं चैप्टर। तो ये टोटल इस स्ट्रक्चर को हमने, यानी ऐसे मैं करूं, मान लो मैंने काट दिया है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। ओके, अच्छा, एक और चीज बात करें कि जब मान लीजिए प्रेगनेंसी हुई और 2 ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, 2 ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, और वो समझिए कि वो जो फीटस है वो मेल फीटस है। ओके, 2 ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, इसका मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट। तो 7th मंथ जैसे ही होगा प्रेगनेंसी का या एम्ब्रायो का, तो 7th मंथ में जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है ना, वो जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो एब्डोमेन में होता है, यानी मेल फीटस के एब्डोमेन में होता है। और जैसे ही फीटस या एम्ब्रायो 7वें महीने में पहुंचता है तो एब्डोमेन से स्क्रोटम, एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम में गिर जाता है, मतलब डिसेंड हो जाता है। गिरना, यहाँ गिरना नहीं बोलते हैं, फॉल, इसको डिसेंड बोलते हैं, है ना। और कई, जब आपको मैं बताऊंगा आगे, सीजनल ब्रीडर, ये कंटिन्यूस ब्रीडर है ना, यानी कभी भी जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन सीजनल ब्रीडर में क्या होता है कि जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब उनके एब्डोमेन से, तब उनके एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होता है, और फिर जैसे ही ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है उनके टेस्टिस एसेंड हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। समझ में आ रहा है। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, बस इंटरेस्टिंगली बताया आपको, है ना। तो ये इंग्विनल कैनाल है। अच्छा, क्या बता रहा था कि अगर मैंने क्या बोला बेटे, 7वें महीने में ये डिसेंड हो जाता है। 7वें महीने एम्ब्रायोनिक पीरियड के 7वें महीने में अगर वो फीटस मेल है तो उस फीटस के एब्डोमेन में बन चुका है, ठीक। और तब स्क्रोटम में वो किस कैनाल के द्वारा, इंग्विनल कैनाल के द्वारा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी
ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। और जैसे ही ये नहीं गिरता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं उस डिजीज को हम लोग, है ना। अगर ऐसा ना हो, इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड, अगर टेस्टिस नहीं आएगा, क्यों नहीं आ इसका रीजंस क्या होते हैं मैं बताऊंगा आगे आपको। फेल टू डिसेंड, तो इस डिजीज को बोलते हैं ऑर्किडिज्म, ठीक है। और तब आप बोलेंगे अच्छा ये क्यों होता है बेटे, तो इट इज ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन जीन म्यूटेशन। अब आप पूछोगे कि सर ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जीन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन सेक्शन में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, सब बताएंगे, मुलेरियन डक्ट बताएंगे, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। अच्छा, तो बेटे अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ 7वें महीने में तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तब आप बोलेंगे अच्छा देखो ना, ऑर्किड मतलब यहां होता है क्या, टेस्टिस, और क्रिप्ट मतलब होता है फेल टू डिसेंड। अच्छा, इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड कहां, इनटू स्क्रोटल सैक कहो या स्क्रोटम कहो। अच्छा, क्या ये परमानेंट होता है, जी नहीं। दिस डिजीज कैन बी सर्जिकली ट्रीटेड, दिस कैन बी सर्जिकली करेक्ट हो सकता है। उस सर्जरी को बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। पैक्सी मतलब होता है रिपेयर, सफिक्स पैक्सी, है ना। पैक्सी मतलब रिपेयर होता है। आपको जब मेडिकल कॉलेज जाओगे तो रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर को 2 सफिक्स आएंगे, एक पैक्सी आएंगे, एक प्लास्टी आएंगे, ठीक है। ऑर्किडो मतलब टेस्टिस, तो सर्जिकली इनको जो है दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और डिजीज, क्या पहले इसको और भी चीज़ें कर लें बेटे। ये इंग्विनल कैनाल हो गया, ये टूनिका एल्बुजिनिया हो गया, सॉरी वेजिनालिस हो गया, टूनिका वेजिनालिस हो गया, ये रेड वाला टूनिका एल्बुजिनिया हो गया, है ना। ये ब्लू वाला टूनिका वैस्कुलोसा हो गया। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है बेटे, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, टेस्टिस का। अगर आपको कोई पूछे कि टेस्टिस का ऑरिजिन किस जर्म लेयर से हुआ है, तो ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक। अच्छा, और जिस स्क्रोटल वॉल से, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, गुबरनैकुलम, ओके। अच्छा, और ये जो आप स्पेस, एक्चुअली स्पेस नहीं होता है, यहाँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पे, है ना, ये भरा रहता है, इसको बोलते हैं सीलोम। ये इट इज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील बोलते हैं। यहां भी होगा, ऐसा मत समझिएगा कि एक में मैंने बताया तो एक में ही होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद बेटे समझो एक और बात, यहां से दोनों ओर आर्टरी भी आएगा, यानी स्पर्मेटिक आर्टरी भी आएगा, वेन भी आएगा, वास डिफरेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा, नर्व्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा यहां पे। और तब ये सब एक सब बंडल में ये छुप जाएगा। कैसे, आप डिश एंटीना का वायर देखते हो ना, इतना मोटा होता है, उसके अंदर लाखों तार होते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोल देते हैं, ओके। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, नाउ अब देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉर्ड बोल दिए, ये जो इसमें आया, लेकिन ये जो मसल्स मैंने बनाया, ये जो मसल्स आप देख रहे हो, ये तो मसल्स है ना,
इस मसल्स को बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल। ये बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आउटर मसल क्रीमास्टर मसल, उसके अंदर स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, नर्व्स, कई चीजें होंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, और जब आप इसको ऐसे काटेंगे ना, ऐसा कि इसका आपको मसल्स दिखे, तो मान लीजिए कि ये मैंने ऐसे काटा 3D करके, ये मसल्स हैं, तो इसको बोलते हैं बेटे डार्टोस मसल्स। इसको बोलते हैं डार्टोस मसल्स। और इसका टेम्परेचर कम करने में इनका और स्क्रोटम क्या है? थर्मोरेगुलेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दो मसल, क्रीमास्टर मसल और डार्टोस मसल्स की सहायता से क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन समझाया था ना। ये स्ट्रक्चर ऐसे किया, कॉन्ट्रैक्शन, अपने जगह पे आ गया रिलैक्सेशन, फैल गया एक्सपेंशन। तो ये मसल्स जो है ना, ये दोनों क्रीमास्टर और डार्टोस, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तब इसको एब्डोमेन में सटा देते हैं। और एब्डोमेन में तो वो बॉडी है ना, यानी उनके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ठंडे के दिनों में, है ना। ठंडे के दिनों में सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होता है, इनको टेम्परेचर की दरकार है, तो फिर ये सिकुड़ के और एब्डोमिनल कैविटी में सट जाता है। तो ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर।